हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज हमारी जो सीरीज है दैट इज उड़ान पीवाईक्यू सीरीज फॉर जेईई मेन और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास। माय नेम इज परमदयाल गुप्ता और मैं आज पीवाईक्यू क्वेश्चंस फॉर सेंटर ऑफ मास डिस्कस करने वाला हूं। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा टॉपिक है जो कि बाकी टॉपिक्स के कंपैरिजन में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन इसके अंदर भी आप देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं। ठीक है, तो उनको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। तो हम हर तरीके के इस तरीके के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे जहां पर हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और कुछ क्वेश्चंस को हम बिना सॉल्व किए किस तरीके से आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास के अंदर जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं उनका क्या वेटेज है जेईई मेन एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर इसके अंदर सब टॉपिक्स का वेटेज आप लोग को दिखाया गया है। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो इसका आपको दिख रहा है कितना परसेंटेज है, दैट इज 21.5%। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो दैट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास काइनेमेटिक्स ओनली। ठीक है, तो इसका जो परसेंटेज है दैट इज ओनली 5%। उसके बाद लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, सो इसका जो वेटेज है दैट इज 25%। दैट इज अ गुड अमाउंट ऑफ वेटेज। उसके बाद हम बात करते हैं कोलिजन। सो आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास के अंदर कोलिजन जो सब टॉपिक है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। So that is 30.5%. That is 30.5% PYQ questions which have been asked in previous years JEE main paper. तो यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो सब टॉपिक है दैट इज इंपल्सिव एंड नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। सो इसका परसेंटेज आप देख सकते हैं दैट इज 10%। उसके बाद आप देखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद सेंटर ऑफ मास रेफरेंस फ्रेम, उसका जो सब टॉपिक यहां पर हमें दिख रहा है उसका परसेंटेज है 4%। उसके बाद बात करते हैं वेरिएबल मास सिस्टम। सो वेरिएबल मास सिस्टम का अगेन 4%। तो आप देख सकते हैं मोटे मोटे तौर पर दो टॉपिक्स जो हैं, दो या तीन टॉपिक्स यहां पर हमें दिख रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा वेटेज के हैं। वन इज योर कोलिजन, उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, एंड उसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस मास सिस्टम। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को वेटेज क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी के सब टॉपिक्स पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, उस पर फोकस नहीं करेंगे। उस पर भी आपको फोकस करना है। पढ़ना सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आप लोग को जब भी आपका एग्जाम है उससे पहले अगर आपको रिवाइज करना है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो उन टॉपिक्स की करनी है जो कि सबसे ज्यादा पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। ओके, तो यहां पर अब हम लोग पीवाईक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं और वन बाय वन हम क्वेश्चंस पर प्रोसीड करेंगे। चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन जो है, a uniform rectangular thin sheet ABCD of mass capital M has length A and breadth B as shown in the figure. If the shaded portion HBGO is cut off, the coordinates of the center of mass of the remaining portion will be. तो इस क्वेश्चन को पढ़कर आपके दिमाग में डायरेक्टली एक थॉट आएगा कि हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये नेगेटिव मास कंसेप्ट का है। राइट, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। सो नेगेटिव मास कंसेप्ट का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली जो फॉर्मूला आप लोग ने पढ़ा है उस फॉर्मूले को आपको यहां पर यूज करना है। सो डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो ये होगा यहां पर RCM वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू A1 R1 वेक्टर माइनस ऑफ A2 R2 वेक्टर अपॉन A1 माइनस A2। आप जानते हैं ये माइनस साइन जो है ये किस लिए आता है, क्योंकि यहां पर हम नेगेटिव मास कंसेप्ट का यूज करते हैं, है ना। तो हम ये मानते हैं कि ये जो कट पोर्शन है उसका मास जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अब यहां पर A1 जो है दैट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट, कंप्लीट रेक्टेंगुलर शीट। राइट, R1 इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। उसके बाद A2 जो है वो क्या है यहां पर, दैट इज द एरिया ऑफ कट पोर्शन।
ओके, एंड R2 इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कट पोर्शन अपॉन A1 माइनस A2। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं जल्दी से। वैल्यूज पुट करने से पहले अगर आप देखेंगे, सबसे पहले लोकेट कर लेते हैं इनके सेंटर ऑफ मास को। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो यहां पर है, इस रेक्टेंगुलर शीट का सेंटर ऑफ मास O पॉइंट पे है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो यहां पर लिखा हुआ है, दैट इज A/2, A/2। ठीक है, सो A/2, A/2 यहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो कट पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे लाई करेगा, यहां कहीं लाई करेगा, है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट आपके पास निकल के आएगा, आप देख सकते हैं यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी दैट विल बी A/2 प्लस A/4, राइट। ये जो दूरी होगी ये कितनी होगी, A/4 होगी, ओके, एंड दिस इज A/2। समझ में आ गया आपको। अब ये जो टोटल x कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा आपके पास 3A/4, कॉमा उसी तरीके से यहां पर y कोऑर्डिनेट जो है वो भी आ जाएगा आपके पास, दैट इज 3B/4। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग को कोऑर्डिनेट्स भी पता चल गए। अब हमको बस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। एरिया जो है वो आपको पता है, एरिया कितना होने वाला है, A1 विल बी इक्वल्स टू A इंटू B, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद R1 वेक्टर हम लिखेंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू A/2 I कैप प्लस दैट विल बी इक्वल्स टू B/2 J कैप, ओके, माइनस A2 क्या हो जाएगा आपके पास, कट पोर्शन का एरिया, सो दैट विल बी, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हो गया आपके पास कितना, A/2, और ये हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी B/2, ओके। तो एरिया जो निकल के आएगा वो आ जाएगा AB/4, ओके। R2 वेक्टर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3A/4 I कैप प्लस 3B/4 J कैप अपॉन में AB माइनस ऑफ AB/4। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है बस, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, AB कैंसिल आउट होने वाला है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ओके। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर A/2 I कैप माइनस ऑफ 3A/16, राइट। सो यहां पर मैं साथ में लिख देता हूं, A/2 माइनस ऑफ 3A/16 I कैप प्लस B/2 माइनस ऑफ 3B/16 J कैप। क्लियर हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 1/4, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, अब यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए ध्यान से, दिस विल बी इक्वल्स टू 8 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल्स टू 5A/16 I कैप प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, अगेन सेम चीज आएगी यहां पर भी, 5B/16 J कैप अपॉन 3/4, ओके। तो आप देख सकते हैं एक 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5A/12 I कैप, राइट, ओके, प्लस 5B/12 J कैप। सो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ऑप्शंस चेक कर लें, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे आंसर के हिसाब से वो हो जाएगा 5A/12 5B/12। यही आ रहा है हमारा x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन विल बी 5A/12, 5B/12। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 4 पार्टिकल्स A, B, C एंड D विद masses MA is equals to M, MB is equals to 2M, MC is equals to 3M
एंड एम डी इज इक्वल्स टू 4m आर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एक स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है, उस पर 4 पार्टिकल्स को कॉर्नर्स पे रख दिया गया है। उसके बाद क्या है, दे हैव एक्सेलरेशंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस दे रखी है फिगर के अंदर, ओके, डायरेक्शंस गिवन है और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल्स, तो आपको पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करना है। ठीक है, तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग को यहां पे यूज करना है और आंसर निकाल लेना है। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं, ACM वेक्टर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर प्लस M3 A3 वेक्टर प्लस M4 A4 वेक्टर अपॉन, ठीक है, अपॉन में यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, जस्ट अ मिनट, अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा, अपॉन में टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो यहां पर टोटल मास हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ओके, बस आप वैल्यूज रख दें जल्दी से डायरेक्शंस के साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास, M1 आपको दे रखा है M के बराबर और A1 वेक्टर, सो ए पॉइंट आप देख सकते हो, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर है, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो इसका आप लिखोगे माइनस ऑफ ए आई कैप। ओके, क्लियर हो गया। उसी तरीके से अब हम M2 पे आते हैं, राइट, सो M2 जो होगा हमारा दैट इज MB विच विल बी इक्वल्स टू प्लस 2m इंटू, अब B का जो आपको देख सकते हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो दिस विल बी ए जी कैप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, M3A3 हो जाएगा हमारा, आप देखेंगे ध्यान से, C वाला पार्टिकल जिसका मास हमें दे रखा है 3m और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है प्लस एक्स एक्सिस, सो दिस विल बी ए आई कैप। फाइनली M4 that will be equals to MD that is 4m into acceleration की डायरेक्शन माइनस y एक्सिस के अलॉन्ग है, सो दिस विल बी माइनस ऑफ a g कैप। ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m दैट इज 10m। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे माइनस ऑफ एम ए आई कैप और 3m a आई कैप, इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, ऐड करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2m a आई कैप, सो 2m a आई कैप। उसके बाद आप देखेंगे j कैप वाले टर्म्स, 2m a j कैप माइनस ऑफ 4m a j कैप, सो ये आपको क्या देगा, माइनस ऑफ 2m a j कैप अपॉन 10m। सो यहां पर आप कुछ कैंसिल आउट कर सकते हो, बिल्कुल, m जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके बाद आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर आपके पास क्या बचेगा, एक 2 जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो अल्टीमेटली आपके पास बच जाएगा a/5 आई कैप माइनस ऑफ यहां पर a/5 जी कैप। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर चेक करेंगे ऑप्शंस को। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है a/5 आई कैप माइनस ऑफ a/5 जे कैप। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है कि करेक्ट हो सकता है, सीधी सी बात है, माइनस साइन आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यहां पर a/5 को क्या कर लिया गया है, कॉमन ले लिया गया है ना, और फिर ब्रैकेट के अंदर आई कैप माइनस जे कैप लिख दिया गया। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। Two particles of equal mass m have respective initial velocities u I cap and u I cap plus j cap upon 2. They collide completely inelastically. The energy lost in the process is. तो बेटा यहां पर आपको क्या निकालना है, एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो आप लोग ने कोलिजन के अंदर एनर्जी लॉस्ट का एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, है ना, वो फॉर्मूला क्या है आप लोग को याद है, चलिए उसी फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं
जो फॉर्मूला होता है एनर्जी लॉस्ट का, सो दैट इज इक्वल्स टू के लॉस विच इज इक्वल्स टू 1/2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। आगे क्या आता है आपके पास, u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। उसके बाद आगे आता है आपके पास 1 माइनस ई स्क्वायर। ओके बच्चों, तो क्या आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है? इसी फॉर्मूले को आपको यूज करके डायरेक्टली आंसर निकालना है यहां पर। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं आपको क्वेश्चन में भी वही इंफॉर्मेशन दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटीज आपको दे रखी है और मास जो दे रखा है वो इक्वल है, और एक और चीज दे रखी है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इसका मतलब ई की वैल्यू जो है वो 0 दे रखी है। तो बस अब आपको सब पुट करना है इसके अंदर, हाफ इंटू एम का स्क्वायर, m इंटू एम, सो m का स्क्वायर अपॉन 2m, और यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास u1 वेक्टर। सो u1 वेक्टर जो है हमारे पास दैट इज u आई कैप माइनस ऑफ u2 वेक्टर जो है वो क्या हो गया आपके पास u आई कैप प्लस j कैप अपॉन 2, ओके, इसका स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा 1 माइनस 0 दैट विल बी 1। ओके, तो यही पोर्शन आपका बचा है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास m/4। ओके, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप देखेंगे इनका आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो इनको ऐड कर दें, ऐड करने के बाद आपके पास इसमें बचेगा u आई कैप माइनस ऑफ u j कैप अपॉन 2, ये बचेगा। सो u आई कैप माइनस ऑफ u j कैप अपॉन 2, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा आपके पास वो आ जाएगा m/4, ठीक है, अंदर इसका मैग्नीट्यूड, सो दैट विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ u स्क्वायर अपॉन 4 प्लस u स्क्वायर अपॉन 4। इसका स्क्वायर कर रहे हो आप तो अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा u स्क्वायर बाई 4 प्लस u स्क्वायर बाई 4 बाहर आ जाएगा, है ना, और आपके पास आंसर आ जाएगा यहां से निकल के दैट विल बी m/4 एंड दिस विल बी, इसको आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, सो 2u स्क्वायर बाई 4 दैट इज u स्क्वायर बाई 2, सो दैट विल बी u स्क्वायर बाई 2। okay, so ultimately answer is mu square by 8. so the correct answer of this question will be option 2। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहां पर। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड u फ्रॉम द ग्राउंड एट एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू π/3 विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एक पार्टिकल को आपने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। व्हेन इट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट पहुंचता है, इट कोलाइड्स कंप्लीटली, ठीक है, इनइलास्टिकली। सो इनइलास्टिकली ये कोलाइड करता है दूसरे पार्टिकल से जिसका मास भी उतना ही है एंड वेलोसिटी कितनी है, u आई कैप है। So the horizontal distance covered by the combined mass before reaching the ground is, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक छोटा सा रफ फिगर बनाएंगे इसका, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि एक पार्टिकल है जिसको आपने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, कितने एंगल पे किया है, π/3 दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। इनिशियल स्पीड जो है वो भी आपको दे रखी है दैट इज u। उसके बाद ये जो पार्टिकल है ये हाईएस्ट पॉइंट पे आता है, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे एक पार्टिकल पहले से यहां पर मौजूद है जिसकी स्पीड जो है वो कितनी है, u आई कैप, ठीक है। ये पार्टिकल जो है, जो इनिशियल पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल से क्या करता है, इनइलास्टिक कोलिजन करता है, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन करता है, फिर ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, ये दोनों कंबाइन होकर फिर दोनों साथ में मूव करते हैं नीचे इस तरीके से। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो ये हो गई इसकी H max, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं
ये जो टाइम लगेगा कोलाइड होने के बाद, जब ये दोनों साथ में चलेंगे तो जो टाइम लगने वाला है उस टाइम को आपको क्या करना है, यहां पर उस टाइम को क्या करना है पता करके, या फिर बिना टाइम को पता करे भी आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकाल सकते हो। या तो आप टाइम निकाल लो, ठीक है, उस टाइम से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकाल लो, राइट। और या फिर यहां पर आप देख सकते हो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, उसको यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट होगा वो पार्ट ये होगा कि जब कोलिजन हो रहा है तो यहां पर हम मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, राइट। सो मोमेंटम को सबसे पहले कंजर्व करके कोलिजन के बाद कितनी वेलोसिटी दोनों पार्टिकल्स को मिलेगी, राइट, जब ये कंबाइन होके चलेंगे, वो वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर वेलोसिटी जो हम यहां पर फाइंड आउट करने वाले हैं वो हो जाएगी बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इनिशियल यहां पर आप देख सकते हैं जस्ट कोलिजन से पहले ये वाला जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, u cos 60 के बराबर, है ना, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। और मास जो है वो m रहेगा, तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा m इंटू यू बाई 2, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्टिकल की, तो उसका हमें दिख रहा है कि यहां पर जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m इंटू यू, सो दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल मास, क्योंकि अब ये क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, तो टोटल मास हो जाएगा अब 2m और v डैश विल बी द फाइनल वेलोसिटी। सो ये आपके पास निकल के आ जाएगा v डैश, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, इसको आप ऐड करें 3mu बाई 2 आ जाएगा, और 2m से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 3/4u। सो फाइनल वेलोसिटी जो होगी जिसके साथ ये कंबाइन होकर नीचे जाएंगे दैट विल बी 3/4u। अब आपको क्या करना है, एक तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल केस, ठीक है। तो उसके अंदर आप देखेंगे जो फॉर्मूला आपके पास होता है दैट इज इक्वल्स टू v, यहां पर हमने इसको v डैश माना है, सो v डैश इंटू टी, टाइम, है ना। तो टाइम को आप क्या लिख सकते हो, टाइम को हम लिखते हैं यहां पर 2h max, दैट इज द मैक्सिमम हाइट और हाइट फ्रॉम विच दे स्टार्टेड देयर मोशन। तो कहां से स्टार्ट किया है, हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट किया है, इसीलिए 2 इंटू एच मैक्स लिखा है अपॉन जी, ओके बच्चों। तो अब हमारा एक टास्क और बढ़ गया यहां पर कि हमें एच मैक्स भी निकालना है। तो एच मैक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा यहां पर, तो यहां पर आप देख सकते हैं एच मैक्स हम लोग निकाल लेते हैं या फिर एक्सप्रेशन इसी के अंदर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास v डैश विच इज इक्वल्स टू 3/4u 2 इंटू एच मैक्स। एच मैक्स जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा u y का स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन g। तो बेटा एक चीज और सीखने को मिलती है हमें यहां से, हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि जब भी हमारे पास यहां पर फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला निकल के आता है और हमें कुछ ऐसी चीजों का फॉर्मूला वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है जो हमारे फाइनल एक्सप्रेशन के अंदर अननोन होती है, जिसके बिना आपका जो क्वेश्चन में दिया अननोन है उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो हमेशा आप क्या करें, आप एक एक्सप्रेशन बनाएं जिसके अंदर आप जो भी मल्टीपल फॉर्मूलेज हैं उनको उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दे वेरिएबल फॉर्म में। उससे क्या होगा, आपकी कैलकुलेशन वाली जो पार्ट है वो कम हो जाता है ना। सो कैलकुलेशन पार्ट मेरे को कम करने के लिए मैंने क्या किया, ठीक है, एच मैक्स को अलग से नहीं निकाला, ठीक है, एच मैक्स का हम लोग ने फॉर्मूला यूज करके उसको उसका मैग्नीट्यूड फॉर्मूले के रूप में यहां पर रख दिया, है ना। अब बस मेरे को फाइनल एक्सप्रेशन जो होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रखनी होती है और सॉल्व कर लेना होता है। इससे हमारी बहुत सारा टाइम बचता है और कैलकुलेशन पार्ट हमारा कम हो जाता है। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसके बाद हम यहां पर क्या कर सकते हैं, क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही है, एक ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां जी स्क्वायर बन रहा है तो जी स्क्वायर को आप बाहर ले सकते हो रूट के, सो 3/4 जी आका बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर u है ही सही और अंदर बचेगा u y का स्क्वायर, ठीक है। तो u y का स्क्वायर का रूट है तो u y रह जाएगा,
सो यू वाई, अच्छा ये यू वाई क्या चीज है? यू वाई इज द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। और कौन सी वर्टिकल वेलोसिटी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। सो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई जो था वो यहां पर कितना था? दैट इज u sin 60। सो दैट इज इक्वल्स टू √3u/2। ओके, तो इसको पुट कर दें तो यहां पर आ जाएगा आपके पास, देखिए ध्यान से, दिस विल बी इक्वल्स टू 3√3/8 और ये हो जाएगा आपके पास u²/g। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल के आ गया है, दैट इज 3√3/8 u²/g। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड। ओके बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अ स्पेसशिप इन स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लैनेटरी डस्ट, एज अ रिजल्ट इट्स मास इंक्रीजेस एट अ रेट dm of t upon dt which is equals to bv², where v of t is its instantaneous velocity, the instantaneous acceleration of the satellite is। तो यहां पर सबसे पहले एक रफ फिगर बनाएंगे और क्वेश्चन को समझेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं आपके पास क्या है, एक सैटेलाइट है, लेट्स से इस तरीके की कोई सैटेलाइट है। ओके, अब यहां पर कुछ स्पेस के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ मासेस है। अब ये क्या कर रहा है, ये सैटेलाइट मूव कर रहा है और फिर क्या होता है, इन पार्टिकल से टकराता है। तो ये पार्टिकल्स का जो वेलोसिटी है वो तो जीरो है ना, वो तो रुके हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है सैटेलाइट, तो ये इस पर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, इससे कोलाइड करते हैं तो सैटेलाइट की जो स्पीड है वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अब वो कैसे डिक्रीज होगी आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा, है ना। ये जब टकराते हैं तो एक तरीके से सैटेलाइट का मास एक इंस्टेंट के लिए बढ़ जाता है ना, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, है ना, ये प्रोसेस चल रहा है ना। तो जो सैटेलाइट है उस पर क्या लगता है, थ्रस्ट फोर्स लगता है, क्योंकि आप देखोगे ये सैटेलाइट मूव कर रहा है आगे, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन मास एक्यूमुलेशन की वजह से आप देख सकते हो यहां पर लिखा भी हुआ है मास इंक्रीजेस एट अ रेट। तो मास एक्यूमुलेशन होता है इस पर, तो मास एक्यूमुलेशन की वजह से इस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगता है पीछे की तरफ, एफ थ्रस्ट। समझ में आ गया, थ्रस्ट फोर्स। आप लोग को ध्यान होगा वेरिएबल मास सिस्टम, उसी का ये क्वेश्चन है, राइट। सो एफ थ्रस्ट जो लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी के लग रहा है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है और एफ थ्रस्ट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी एक्यूमुलेशन होता है मास का तो एफ थ्रस्ट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है रिलेटिव वेलोसिटी के। अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है एफ थ्रस्ट का। सो एफ थ्रस्ट that is equals to minus of v relative dm upon dt। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां पर आपको dm अपॉन dt ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, v रिलेटिव जो होगा वो v ऑफ t हो जाएगा, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी एक इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी है सैटेलाइट की वो हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि आपका ये जो डस्ट है वो क्या है, उसकी वेलोसिटी जीरो है ना, इसीलिए। तो एफ थ्रस्ट दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ v इंटू डीएम अपॉन dt हो गया आपके पास b इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। और v इज अ फंक्शन ऑफ t, वो मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, अंडरस्टूड है वो। उसके बाद आप देख सकते हैं एफ थ्रस्ट को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो यहां पर मैं एफ थ्रस्ट को लिख सकता हूं m इंटू ए, ठीक है, ए आई। अब यहां पर ए आई जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया है। सो ए आई विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वी क्यूब अपॉन एम। ओके, सो आप देख सकते हैं, अब यहां पर ऑप्शंस को वेरीफाई करें, राइट। अब यहां पर ये जो m जो है, ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए, m किसका मास है,
m इज द मास ऑफ द सैटेलाइट, और मास ऑफ द सैटेलाइट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए ये m जो है राइट ये फंक्शन ऑफ क्या है, टाइम है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 माइनस ऑफ बी वी क्यूब अपॉन m ऑफ t। समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया है ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ रॉड ऑफ लेंथ L हैज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी गिवन बाय रो ऑफ x which is equals to a plus b x by L का square where a and b are constants and x is between 0 and L. The value of x for the center of mass of the rod is at। तो यहां पर हमें क्या निकालना है, हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का। सिंस हम लोग यहां पर रॉड ले रहे हैं, ठीक है, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा, है ना। अब यहां पर रॉड किस तरीके की है, रॉड जो है उसका जो लीनियर मास डेंसिटी है वो क्या है, वेरिएबल है ना बेटा। तो वेरिएबल है तो यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ध्यान होगा राइट, जब भी वेरिएबल मास डेंसिटी की हम बात करते हैं, ये वेरिएबल मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो आपके दिमाग में जब सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है XCM that is equals to integration of dm into x upon integration of tm। ये वाला फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को आपको यहां पर यूज करना है। तो यहां पर हम देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले ये हमने एक रॉड बनाई, ठीक है। अब रॉड बनाई है तो यहां पर हमको एलिमेंट लेना पड़ेगा, है ना। तो एलिमेंट हमने एक एंड चूज कर लिया, यहां से हम लोग ने एलिमेंट लिया x पर जाकर dx, ठीक है, ये dx एलिमेंट हम लोग ने ले लिया। अब dx एलिमेंट का हमको क्या निकालना पड़ेगा, dm मास, राइट। सो इसका जो dm मास होगा राइट वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू लीनियर मास डेंसिटी रो ऑफ x इनटू dx which is the length of the element। so dm is equals to rho of x into dx, that is the dm mass or small mass of the element। ओके ये हमारे पास आ गया, और इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा वो x होगा, राइट। अगर आप इसको यहां पर ओरिजिन माने तो पोजीशन कोऑर्डिनेट जो होगा वो x हो जाएगा। बस अब हमको क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो XCM विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, dm आ जाएगा आपके पास रो ऑफ x dx इंटू x, ठीक है, अपॉन में इंटीग्रेशन रो ऑफ x dx। बस आपको सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए सॉल्यूशन के अंदर, नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, गलत आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो एकदम पूरे फोकस के साथ सॉल्व कीजिए ताकि कोई भी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब रो ऑफ x आपको दे रखा है, दैट इज a प्लस बी एक्स अपॉन एल का स्क्वायर, तो इसको यहां पे पुट कर देंगे। अच्छा लिमिट्स कहां से कहां तक होगी, क्योंकि ds के टर्म्स में आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट जो होगी वो हो जाएगी पूरी लेंथ के लिए, है ना, पूरी लेंथ के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से लेकर l तक, ठीक है। तो ये जो एंड है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा l, 0। सो दैट विल बी द लिमिट्स। तो यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो ये देखिए 0 से लेकर l रो ऑफ x दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी x अपॉन l का स्क्वायर, ठीक है, इंटू x इंटू dx अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर l a प्लस बी एक्स अपॉन l का स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। समझ में आ गया। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है इसका। ओके तो यहां इंटीग्रेशन हम करेंगे इसको XCM दैट विल बी इक्वल्स टू, अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, ये x जो है ये भी अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ax हो जाएगा, और ये x जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ x क्यूब हो जाएगा, राइट। l जो है वो तो कांस्टेंट है
है ना, तो ए एक्स का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में, राइट, दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इस तरीके से, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब इसका देखते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास बी एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, नीचे एल स्क्वायर हो जाएगा, सो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन दैट विल बी एक्स की पावर 4 अपॉन 4। ओके, सो आपको क्या मिलेगा यहां पर मिलेगा आपको बी एक्स की पावर 4 अपॉन 4 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेकर एल। सिमिलरली नीचे भी करेंगे, तो नीचे आप देख सकते हैं a प्लस बी एक्स अपॉन एल का स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, यहां आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 एल स्क्वायर। ठीक है, लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेकर एल। सबको समझ में आ गया? बस अब हमको लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट पुट करनी है और सॉल्व कर लेना है। तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास ए एल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 0 की जो आप लिमिट पुट करोगे तो उससे तो 0 ही मिलना है ना, सो ये हो जाएगा आपके पास ए एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, इधर आप देखेंगे ये हो जाएगा l की पावर 4, नीचे l स्क्वायर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल बी बी एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, ए एल प्लस ये हो जाएगा आपके पास बी एल अपॉन 3। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से अब बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एल डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कैंसिल आउट होने वाला है, राइट, और आपके पास ऊपर जो बचेगा वो बच जाएगा, आप देखिए ध्यान से, 2 इधर चला जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2a प्लस बी अपॉन में यहां क्या आ जाएगा 3a प्लस बी। ठीक है, यहां l आ जाएगा और यहां पर 3 आ जाएगा और यहां 4 आ जाएगा। चलिए, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया है, दिस इज योर एक्स सी एम। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार, राइट, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, 3/4 2a प्लस बी अपॉन 3a प्लस बी इंटू एल। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h above the ground. At the same time, another particle of the same mass is thrown vertically upwards from the ground with a speed of root of 2gh. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक रफ डायग्राम बनाइए, और क्या दे रखा है इसके अंदर, ये दे रखा है आपको कि इसमें पार्टिकल जो है, एक को तो आपने h हाइट से यहां पर क्या किया है, ड्रॉप किया है, और एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है। ठीक है, ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका है, इसकी स्पीड आपको दे रखी है √2gh। ओके, अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें ये पूछा गया है कि जब ये कोलाइड कर जाती हैं कंप्लीटली इनइलास्टिकली ये कोलाइड कर रही है, उसके बाद इस कंबाइंड मास को नीचे आने में, ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम को निकालने के लिए हमें जो कंबाइंड मास है उसकी वेलोसिटी को पता करना पड़ेगा। फाइनली क्या वेलोसिटी हो जाएगी जब ये दोनों कोलाइड करेंगे पार्टिकल्स। ठीक है, कोलिजन के बाद क्या वेलोसिटी होगी उस पर कमेंट करना पड़ेगा, और कितनी हाइट पर ये कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हमें पता करना पड़ेगा, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के हमारे दिमाग में ये टारगेट होना चाहिए कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमारा टारगेट क्या है, हम किस तरीके से आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हो ये दो चीजें मैंने आपको बताई। उसके बाद
इस टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? आपको सबसे पहले टाइम चाहिए कि कितने टाइम पर ये मीट करने वाले हैं, ठीक है, कोलाइड करने वाले हैं, और कितनी हाइट पर ये कोलाइड करने वाले हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आपने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो डायरेक्टली आप जानते हैं कि जो टाइम लगने वाला है यहाँ पर, सो दैट टाइम विल बी इक्वल्स टू h अपॉन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉटम पार्टिकल, है ना, तो h अपॉन u। तो ये आ जाएगा आपके पास h अपॉन रूट ऑफ 2gh, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं टाइम का। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ h अपॉन 2g। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम आ गया हमारे पास, कब ये कोलाइड करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, कितने कितने ऊपर कोलाइड करेंगे, ठीक है, कि हाइट क्या होने वाली है। तो लेट्स से कि ये वाला जो ऊपर वाला पार्टिकल है, ठीक है, ये x डिस्प्लेसमेंट करता है नीचे की तरफ और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोलाइड करते हैं। ओके, ये मान लेते हैं। तो x जो होगा वो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं बाय सेकंड इक्वेशन। सो सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, जल्दी से तुरंत हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। सो x आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। ओके, सो हाफ इंटू जी हमारे पास कितना हो गया यहाँ पर, g एज इट इज रख लेते हैं, ठीक है, t की वैल्यू रख देते हैं, दैट इज रूट ऑफ h अपॉन 2g। सो t का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू h अपॉन 2g, ये आ जाएगा हमारे पास h/4। क्लियर, अब x आ गया हमारे पास h/4। तो आप जानते हैं कि नीचे की जो डिस्टेंस है इस पर्टिकुलर पॉइंट कोलिजन वाले पॉइंट से वो हो जाएगी 3h/4, h माइनस h/4 दैट इज 3h/4। तो हमें हाइट भी पता चल गई, ठीक है, कोलिजन पॉइंट पता चल गया। अब मुझे वेलोसिटीज भी पता करनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे यहां पर क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना है, ठीक है, तभी मैं बता पाऊंगा कि कोलिजन के बाद जो कंबाइंड मास है उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, ठीक है, वो बॉल कंबाइंड होकर ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, क्या रुक जाएगी, क्या होगा, वो हमें पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वेलोसिटीज पता करेंगे। तो ऊपर वाली जो बॉल है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप देखें ध्यान से, लेट्स से दिस इज v1 एट द टाइम एट जस्ट बिफोर कोलिजन, v1 विच विल बी इक्वल्स टू g इंटू टी, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो g इंटू रूट ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास h अपॉन 2g, है ना, यही आ रहा है हमारे पास, रूट ऑफ h अपॉन 2g, ये हमारे पास टाइम दे रखा है। सो इसको हम लोग ने यहाँ पुट कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास रूट ऑफ GH अपॉन 2, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, दैट इज माइनस ऑफ J कैप। तो डायरेक्शन भी लिख ले, V2 जो होगा दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉटम पार्टिकल जस्ट बिफोर कोलिजन, वो क्या हो जाएगा, सो अगेन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। सो U माइनस ऑफ G इंटू टी, सही है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, U है मेरे पास रूट ऑफ 2GH माइनस ऑफ GT कितना है अभी हम लोग ने ऊपर कैलकुलेट किया, सो दैट इज रूट ऑफ GH अपॉन 2, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप देखें ध्यान से, सब्ट्रैक्ट करने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे रूट GH जो है वो कॉमन हो जाएगा, है ना, रूट 2 और रूट 2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, दैट विल बी हाउ मच, 2, ठीक है, और 2 माइनस 1, सो दैट विल बी 1 अपॉन रूट 2। तो अगेन वही सेम चीज मिल जाएगी आपको, दैट इज रूट GH अपॉन 2, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, J कैप, ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर जो है उनका मैग्नीट्यूड, दैट इज वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन ऑफ बोथ द पार्टिकल्स, उनका मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है और डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का मास आपको क्वेश्चन के अंदर सेम दे रखा है, तो इनका जो मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन, दैट विल बी 0। अब अगर इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर कोलिजन इज 0, देन को आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम आएगा वो भी क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है ना। सो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, बाय मोमेंटम कंजर्वेशन
हम कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मास, velocity of combined mass that will be equals to 0, ठीक है, 0 है तो मतलब वो रुक गया, कंबाइन हुआ और फिर रुक गया। अब मेरे को एकदम पिक्चर क्लियर है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट है, यहां पर ये दोनों मास जिसका टोटल मास हो गया है 2m और ये हो गया ग्राउंड, ये हो गई हाइट, ये हो गया 3h/4, ठीक है। अब ये कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, टाइम का फॉर्मूला यूज कीजिए, t इज इक्वल्स टू √2h/g, ठीक है। तो यहां पर ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू h की वैल्यू क्या रखेंगे 3h/4/g। अब यहां पर आप देख सकते हैं क्या चीज कॉमन लेनी है आपको, √h/g को अलग रख दें क्योंकि इसी के टर्म में आंसर बताना है। सो ये हो जाएगा आपके पास ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया √3/2। सो दैट इज योर आंसर। इतना टाइम लगने वाला है कंबाइंड मास को ग्राउंड पर आने के लिए। तो आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, √3/2। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। 3 objects A, B and C are kept in a straight line on a frictionless horizontal surface. The masses of A, B and C are m, 2m and 2m respectively. तो masses आपको दे रखे हैं। A moves towards B with a speed of 9 meter per second and makes an elastic collision with it. Thereafter, B makes a completely inelastic collision with C. Okay? All motions occur along same straight line. The final speed of C क्या होगा? तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहां पर हमें किसकी स्पीड दे रखी है, A की स्पीड दे रखी है, ठीक है, दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो A की स्पीड हमें दे रखी है, B से टकराएगा, दोनों की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है एक तो यहां पर आपको ये चीज भी दे रखी है कि कोलिजन कैसा है, इलास्टिक कोलिजन है ना। कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है। अब दोनों की हमें क्या करना है, वेलोसिटीज पता करनी है आफ्टर कोलिजन। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा होगा उस फॉर्मूले को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। सो VA दैट इज वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विच विल बी इक्वल्स टू E+1 VCM माइनस ऑफ E इंटू U1, ठीक है, UA लिख देता हूं मैं। इसको आप यूज करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला जो हम वेलोसिटीज निकालने के लिए यूज करते हैं आफ्टर कोलिजन, उसको आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे VA आपके पास निकल के आ जाएगा, E की वैल्यू जो है वो 1 है क्योंकि यहां पर आपको दे रखा है इलास्टिक कोलिजन। सो ये आ जाएगा आपके पास 2 VCM में हमें निकालना है इन दोनों ब्लॉक्स का। तो VCM जो होगा वो कितना हो जाएगा m इंटू 9, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 9m। इसकी वेलोसिटी तो 0 है तो ऊपर कुछ नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो टोटल मास कितना हो जाएगा 3m। उसके बाद आप देखेंगे माइनस ऑफ E की वैल्यू हो गई 1 और UA जो है वो हमें दे रखा है दैट इज 9। इसको सॉल्व करेंगे तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 ये चला गया 3 टाइम्स और ये आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो ब्लॉक है A, ये जब 2m ब्लॉक से टकराएगा तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब यहां पर हम B की भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से। तो B जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास VB विच विल बी इक्वल्स टू E+1 VCM माइनस ऑफ U2 0 है, ठीक है। तो E+1 इंटू VCM अभी हम लोग ने यहां पर कैलकुलेट किया, दैट इज 2 इंटू 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 6। तो VB जो हमारे पास वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। सो VB की वेलोसिटी हमें पता चल गई आफ्टर कोलिजन, दैट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चों। अब B की वेलोसिटी पता चल चुकी है, C से क्या कर रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कर रहा है, तो C की वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो।
है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज कर लेंगे, 6 इंटू 2, ठीक है, 6 इंटू 2m, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 12m। डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, इसका मोमेंटम तो 0 है इनिशियली, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब ये परफेक्टली इनइलास्टिक करेंगे तो एड अप हो जाएंगे मासेस, सो 4m इंटू वीसी। सो यहां पर आप देखेंगे वीसी की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आ जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनली आप देखेंगे कि ब्लॉक बी और ब्लॉक सी जो है वो साथ में चल रहे हैं, और दोनों साथ में कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहे हैं, ठीक है। सो द वेलोसिटी ऑफ द फाइनल स्पीड ऑफ सी ब्लॉक विल बी 3 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी v collides head on with the stationary bob of a pendulum and recoils with velocity 100 meter per second. The length of the pendulum is 0.5 meter and mass of the bob is 1 kg. The minimum value of v will be how much so that the pendulum describes a circle. Assume the string to be inextensible and g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन पढ़कर इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो ये जो आपके पास पेंडुलम का बॉब है, ये एक सर्कल क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा। एक सर्कल डिस्क्राइब करेगा मतलब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने वाला है ना बच्चों। तो इसके लिए हम लोग से वेलोसिटी पूछी गई है, किसकी, ये क्या है हमारे पास, बुलेट है। बुलेट की वेलोसिटी आपसे पूछी गई है कि ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर सके। ये क्वेश्चन जो है 2021 में आया हुआ है ना। तो आप देख सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है कि 1 kg की वेलोसिटी वेरिएबल फॉर्म में कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर हम यहां पर क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करेंगे और यहां पर इसका मास दे रखा है बुलेट का 10 ग्राम और बॉब का दे रखा है 1 kg, ठीक है। और लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की, दैट इज 0.5 मीटर, ठीक है। सो मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करेंगे। इनिशियल मोमेंटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ बुलेट के पास है, ओके। सो पी आई दैट विल बी इक्वल्स टू पी एफ। सो पी आई दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर देखें 10 ग्राम दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2 kg इनटू v। अब v जो है वो हमें कितना दे रखा है, यहां पर नहीं दे रखा, वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो v हमें नहीं दे रखा है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर 1 kg की। तो फाइनल मोमेंटम जो होगा वो बुलेट का भी होगा और 1 kg का भी होगा। सो बुलेट का जो है वो हो जाएगा हमारे पास 10 टू द पावर -2 इंटू फाइनल वेलोसिटी आपको दे रखी है, रिकॉइल्स विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। अब रिकॉइल कर रहा है, इसका मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, -100, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसको मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो बुलेट की स्पीड आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी, -100 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस यहां पर जो आपका बॉब है वो इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, राइट, इस तरीके से मूवमेंट करेगा। तो यहां पर इसके लिए हो जाएगा आपके पास मास जो है इसका 1 kg दे रखा है और वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी रूट ऑफ 5gl, रूट ऑफ 5gl, राइट। रूट ऑफ 5gl होता है कि एक पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये कर सके। सो ये हो गया, L हमें दे रखा है, G हमें दे रखा है, 5 हमें पता है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास यहां पर बॉब की फाइनल वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, V एक वेरिएबल बचेगा, आंसर निकाल लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा मेरे पास 10 टू द पावर -2, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएं। सो V विल बी इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा -100 प्लस ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 5 इंटू जी दैट इज 10 इंटू एल। एल कितना दे रखा है आपको, 0.5,
ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10 इंटू 0.5 दैट इज 1/2। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, इंटू 10 टू द पावर 2। क्लियर हो गया? बस इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास 25 और ये हो जाएगा रूट के बाहर आएगा तो 5 इंटू 10 की पावर 2 दैट इज 500, 500 माइनस 100 दैट विल बी इक्वल्स टू 400 मीटर पर सेकेंड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 400 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर गैप में फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर क्या आ जाएगा? 400। ठीक है बच्चों। Particle A of mass m1 moving with velocity √3 I cap plus j cap meter per second collides with another particle B of mass m2। ठीक है, जो कि क्या है? इनिशियली रेस्ट पे है। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि एक पार्टिकल है, राइट, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है कुछ, ठीक है, वो कोलाइड करता है दूसरे पार्टिकल से जो इनिशियली क्या है? रेस्ट पे है। फाइनली कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज v1 और v2 हो जाती है और आपको साथ ही साथ एक रिलेशन भी दे रखा है दोनों के मासेस में, m1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ m2। फाइनली आपको एक और चीज दे रखी है, आफ्टर कोलिजन v1 इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस √3 j कैप। इसका मतलब क्या है कि कोलिजन के बाद फर्स्ट पार्टिकल का आपको फाइनल वेलोसिटी भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। द एंगल बिटवीन v1 एंड v2 इज, एंगल निकालना है। तो यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगने वाला है? दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच का एंगल निकालने का कंसेप्ट आपको ध्यान होगा। आप लोग ने वेक्टर्स के अंदर इसकी थ्योरी पढ़ी है, राइट? उसी कंसेप्ट को आपको यहाँ पे यूज करना है। तो जिन भी बच्चों को वेक्टर की थ्योरी याद है, वेक्टर का कंसेप्ट याद है, किस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालते हैं, कौन वो जो फॉर्मूला होता है वो याद है, तो आप इसको तुरंत सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन से, जहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? v2 आ जाएगा। सो pi वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू pf वेक्टर। सो यहां पर आप देखेंगे इनिशियल मोमेंटम जो होगा फर्स्ट पार्टिकल का वो हो जाएगा m1 इंटू u1 जो होगा वो हो जाएगा आपके पास √3 i कैप प्लस j कैप। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे देखेंगे ध्यान से, जो इनिशियल मोमेंटम होगा सेकेंड पार्टिकल का वो तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फाइनल मोमेंटम देखेंगे तो फाइनल मोमेंटम आपको फर्स्ट पार्टिकल का दिया हुआ है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू m1 v1 विल बी इक्वल्स टू i कैप प्लस √3 j कैप। ठीक है, नेक्स्ट प्लस m2 v2 वेक्टर वो आपको निकालना है। अब आपको जो रिलेशन दे रखा है मास के बीच में, राइट, उससे हम क्या कर सकते हैं? मास को कैंसिल आउट कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं m1 लिखा हुआ है, तो m1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ m2 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके जगह आप 2 इंटू m2 लिख सकते हो, और यहां m1 लिखा है तो यहां पर भी आप ट्वाइस ऑफ m2 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको शुरुआत में ही लिख लें ताकि m2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे यहां पर क्या बचेगा आपके पास? 2 इंटू √3 i कैप प्लस j कैप विच विल बी इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा आपके पास 2 i कैप प्लस √3 j कैप विच विल बी इक्वल्स प्लस यहां पर आ जाएगा आपके पास v2 वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं प्लस का साइन आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब यहां से v2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू v2 वेक्टर विच विल बी इक्वल्स टू, इसको इस तरफ ले आए इस एक्सप्रेशन को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू √3, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूं इसको, √3 माइनस ऑफ 1 इंटू आई कैप प्लस 1 माइनस √3 j कैप, और 2 को मैंने क्या ले लिया? कॉमन। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास v2 वेक्टर। अब मेरे को क्या निकालना है? v1 वेक्टर और v2 वेक्टर के बीच का एंगल, राइट। सो आप लोग को ध्यान होगा क्या है वो फॉर्मूला? वो फॉर्मूला है cos थीटा दैट इज इक्वल्स टू a वेक्टर
बी डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। याद आ गया? सबको याद आ गया होगा। सो यहां पर cos थीटा अगर हम निकाल लेते हैं तो हमें एंगल पता चल जाएगा दोनों के बीच का। अब ए वेक्टर जो है वो आपका हो जाएगा v1 वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो आपका v2 वेक्टर हो जाएगा। सो v1 वेक्टर जो है हमारे पास वो दे रखा है आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप। तो मैं इसको पुट कर देता हूं, आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप, ओके, डॉट प्रोडक्ट। उसके बाद बी वेक्टर दैट इज v2 वेक्टर, अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया, राइट, वो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू रूट थ्री माइनस वन आई कैप प्लस 1 माइनस रूट थ्री जे कैप। सो दिस विल बी 2 को मैं बाहर ले लेता हूं और अंदर आ जाएगा रूट थ्री माइनस वन आई कैप प्लस 1 माइनस रूट थ्री जे कैप। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। सो मैग्नीट्यूड देखें ध्यान से यहाँ पर, तो ये होगा आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप का मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 3, 1 स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर का रूट, सो दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 दैट इज 4, 4 का रूट हो गया 2। ठीक है, उसके बाद अब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे दूसरे वेक्टर की। तो दूसरा वेक्टर जो है हमारे पास, उसमें आप क्या कर सकते हो, एक तो रूट थ्री माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है, एक तो वो टर्म आ जाएगी और एक दूसरी टर्म जो आएगी वो कौन सी टर्म आ जाएगी? वो आ जाएगी रूट टू की, क्योंकि रूट थ्री माइनस वन जो है उसको आप कॉमन ले सकते हो तो बचेगा आई कैप माइनस ऑफ जे कैप, उसका आप निकालोगे मैग्नीट्यूड दैट विल बी रूट टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास रूट थ्री माइनस वन इंटू रूट टू। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे ये टू जो है ये भी मल्टीप्लीकेशन में है तो ये भी आ जाएगा नीचे मैग्नीट्यूड में, क्योंकि ये टू किसके साथ था? v2 के साथ था, है ना, तो ये भी मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन के आ गया। अब आप देख सकते हैं ये वाला 2 है ना और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया है। ओके, अब आप ऊपर क्या करना है, आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट भी आपको आता है। अब यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, जब मैं इसको डॉट प्रोडक्ट करूंगा, है ना, तो मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पर मैं यहां पर रूट थ्री माइनस वन को क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट थ्री माइनस वन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो रूट थ्री माइनस वन जो है डिनोमिनेटर का कैंसिल आउट करना है मेरे को, तो मैं इस तरीके से यहां पर इसको सॉल्व कर लेता हूं। तो आप देखेंगे ध्यान से, यहां पर ये मैंने इस तरीके से रूट थ्री माइनस वन जो है उसको मुझे कैंसिल आउट करना है, तो ये हो गया, ऊपर से कॉमन लिया, इसको कैंसिल आउट किया, ऊपर क्या बचेगा आपके पास, आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप, और इधर आ जाएगा आपके पास आई कैप माइनस ऑफ जे कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, नीचे डिनोमिनेटर में बचेगा 2 रूट 2। ठीक है, तो बस आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, ये प्रैक्टिस के साथ आता है कि हमें किस तरीके से अपनी इक्वेशंस को इजी बनाना है, कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, इस तरीके से हम उसको सिस्टमैटिक ढंग से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, ये चीज़ हमको आनी चाहिए, इससे हमारी कैलकुलेशंस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आपको इसका डॉट प्रोडक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस ऑफ रूट थ्री अपॉन 2 रूट 2। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट एक्सप्रेशन आ गया है ना, इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, है ना, कॉस थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? बेटा जरूरत है ही नहीं, है ना, इसका आपको मैग्नीट्यूड जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, राइट। ऑप्शंस कब काम आएंगे? तो अब आप यहां पर देख सकते हैं, आपको इक्वेशन को यहां पर इस इक्वेशन को देखकर, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को देखकर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर जो है वो तो पॉजिटिव है लेकिन न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, क्योंकि रूट थ्री इज ग्रेटर देन 1। सो यहां पर आपको एक हिंट मिल चुका है, ये जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव है, और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव कब होती है आपको पता है, दैट इज इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है?
पॉजिटिव होती है cos थीटा की वैल्यू। तो अब यहां पर आप ऑप्शंस को चेक कर लें, आप देख सकते हैं 60 डिग्री, 15 डिग्री, -45 डिग्री, ये कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। सो आपके पास एक ही आंसर बचा है, दैट इज 105 डिग्री विच लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 105 डिग्री। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, cos थीटा का एक्सप्रेशन निकाला, आपको ये पता चल गया वो नेगेटिव है, तो ऑप्शन से ही आपने वो चीज पता कर ली कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन जो है आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका 2021 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M मूविंग एट स्पीड v0 collides elastically with a mass m at rest. After the collision, the two masses move at angles θ1 and θ2 with respect to the initial direction of the motion of the body of mass capital M. ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर आपके पास एक बॉडी है जिसका मास m है, वो उसकी स्पीड दे रखी इनिशियली, इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है दूसरे मास m से, स्मॉल m से, जो कि इनिशियली रेस्ट पे है। ठीक है, उस कोलिजन के बाद क्या होता है, दोनों एक θ1 θ2 एंगल पे मूव करते हैं। ओके, अब बाद में क्या दे रखा है आपको, द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द रेशियो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m फॉर विच द एंगल्स θ1 एंड θ2 विल बी इक्वल। मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। उसके लिए सिचुएशन आपको बतानी है, m अपॉन स्मॉल m का रेशियो बताना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है, लार्जेस्ट कितना हो सकता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर अगेन आपको क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करना है। ठीक है, तो यहां पर आप मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करेंगे और एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, है ना बच्चों। सो यहां पर हम क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन को यूज करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास PI दैट विल बी इक्वल्स टू PF विच विल बी इक्वल्स टू, PI हो जाएगा मेरे पास कैपिटल M V0 विच विल बी इक्वल्स टू, फाइनली क्या हो जाएगा, इसका अगर आप एक फिगर बनाए तो ये इस तरीके से बनेगा, है ना। तो ये हो गया आपके पास एक θ1 और ये हो जाएगा θ2 एंगल। ठीक है, अब θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, इधर आप मान लीजिए लेट्स से दिस इज कैपिटल M और दिस इज स्मॉल m। तो ये हो जाएगा आपके पास कैपिटल M V0 विच विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M इनटू यहां पर आ जाएगा आपके पास V1, ठीक है, V1। और अगर मैं यहां पर आप देख सकते हैं दो इक्वेशंस क्रिएट हो सकती हैं यहां पर, ये मैं अलोंग x एक्सिस लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो अलोंग x एक्सिस जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल M V1 cos θ1 और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस स्मॉल m cos θ2 इंटू V2। ठीक है, V2 इंटू cos θ2। अब ये इक्वेशन मेरे पास बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आप देख सकते हैं y एक्सिस के अलोंग बनाएंगे, तो यहां से आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा अलोंग y एक्सिस। तो अलोंग y एक्सिस आप देखेंगे तो ये आ जाएगा कैपिटल M, ठीक है, इनिशियल तो 0 है, फाइनली क्या होगा कैपिटल M इंटू साइन θ1 और यहां पर V1 आ जाएगा माइनस ऑफ स्मॉल m V2 साइन θ2। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन निकल के आ जाएगा आपके पास V1 और V2 के बीच में। सो दैट इज, यहां पर आप इन दोनों को इस तरफ ले जाएं और फिर यहां से एक रिलेशन निकाल लें। सो ये आ जाएगा आपके पास V2, सो दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m V1। अब आपने क्या लिया है यहां पर, θ1 को θ2 के बराबर माना है, तो साइन θ1 और साइन θ2 विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा।
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास V2 जो होगा वो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू V1 के बराबर आ जाएगा। सेम रिलेशन आप यहां पर भी यूज करेंगे, एम वी नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल M V1 cos थीटा 1 को cos थीटा लिखेंगे प्लस स्मॉल m cos थीटा 2 को cos थीटा लिखेंगे इंटू V2, ठीक है। और वहां से हमारे पास एक और रिलेशन आ जाएगा, V2 की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे तो आपके पास V नॉट जो है वो V1 के टर्म्स में निकल के आ जाएगा। यही हमारा सबसे पहला टारगेट है, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैंने पुट कर दिया एक तो V2 की वैल्यू V1 के टर्म्स में, सो ये हो जाएगा मेरे पास m V नॉट विच विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा m इंटू V1 cos थीटा प्लस m स्मॉल m इंटू कॉस थीटा इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू V1। सो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल M cos थीटा इंटू V1 आ जाएगा, ठीक है। सो कैपिटल M cos थीटा इंटू V1। तो यहां से आपके पास ये जो V नॉट है ये इसका रिलेशन आ गया, दैट इज 2 इंटू V1 अपॉन, यहां पर एक चीज है, यहां पर ये स्मॉल m आएगा, है ना, तो स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया है, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं m जो है वो यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल M कैंसिल आउट हो जाएगा और V नॉट इज इक्वल्स टू 2V1 cos थीटा निकल के आ जाएगा। दिस इज और कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी, ये हो जाएगी आपकी थर्ड इक्वेशन। अब इन सारे रिलेशंस को निकालने का क्या मकसद है, इन सबको आपको क्या कहाँ पुट करना है, एनर्जी कंजर्वेशन में पुट करना है। सो बाय एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, सो बाय एनर्जी कंजर्वेशन आप देखेंगे ये हो जाएगा आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो वो आपके पास क्या निकल के आएगा, यहां पर देखिए ध्यान से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ कैपिटल M V नॉट का स्क्वायर, सो हाफ ऑफ कैपिटल M V नॉट का स्क्वायर, तो V नॉट की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं 2V1 cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली मैं इस तरीके से लिख रहा हूं। उसके बाद सेकंड क्या होगा, हाफ ऑफ कैपिटल M V1 का स्क्वायर, सो V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ स्मॉल m V2 का स्क्वायर, सो V2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, V2 की जगह लिखूंगा V1 कैपिटल M अपॉन स्मॉल m का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहीं से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं हाफ तो गया, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल M, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास कैपिटल M इंटू 4V1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा विच विल बी इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा कैपिटल M V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस स्मॉल m, एक स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास V1 स्क्वायर कैपिटल M का स्क्वायर अपॉन स्मॉल m, ये बचेगा, है ना बच्चों। तो देखिए कितना सिंप्लीफाइड हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैपिटल M जो है वो कॉमन आ जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपके पास एक V1 स्क्वायर जो है वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली बचेगा इधर 4 cos स्क्वायर थीटा, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा यहाँ पर m तो आपने कॉमन ले ही लिया, सो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस 1। सो आप देख सकते हैं अब कि इस 1 को आप इस तरफ ले जाए, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं कैपिटल M, क्योंकि ये 1 तो कांस्टेंट है, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m की मुझे लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड निकालना है। सो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस 1 भी क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। सो ये लार्जेस्ट कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो, है ना। तो मैक्सिमम तब हो सकता है, ठीक है, या फिर उससे कम हो सकता है। अब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos 0 इज 1, सो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी m बाई m प्लस 1 की।
ठीक है, तो मैं इसको, इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से इंडिकेट कर सकता हूं कि देखिए ध्यान से, इसको इस तरीके से मैं इंडिकेट कर सकता हूं कि दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, यहां पर ये जो साइन है ये थोड़ा सा इस तरीके से होगा, आप देखें ध्यान से, ये इक्वल्स टू हो जाएगा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4, है ना, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, क्योंकि cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब आती है, 0 डिग्री पे आती है, तो ये इस तरीके से एक्सप्रेशन आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपके पास। सो अब आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3। सो मैक्सिमम ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है कैपिटल M अपॉन m स्मॉल m के रेशियो की, दैट शुड बी 3। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए थोड़ा ये क्वेश्चन लेंदी था, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हो तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी मैथमेटिक्स की ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर। ठीक है, सिंस आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो मैथमेटिक्स तो आपको आनी ही चाहिए, है ना बच्चों। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एज पर द गिवन फिगर अ स्मॉल बॉल P slides down the quadrant of a circle and hits the other ball Q of equal mass which is initially at rest. Neglecting the effect of friction and assume the collision to be elastic, the velocity of ball Q after collision will be। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये बॉल जो है यहां से अगर हम इसको रिलीज करते हैं तो ये बॉल इस क्वाड्रेंट से होते हुए इस क्यू बॉल से टकराएगी, तो इसके पास जो स्पीड आएगी वो इसको मिल जाएगी। दोनों का जो मास हमें दे रखा है वो सेम दे रखा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज होने वाली है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बस ये कर सकते हैं यहाँ पर कि हम P की वेलोसिटी निकाल लें, वही Q की वेलोसिटी होगी। तो P की वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, एनर्जी कंजर्वेशन से। ये नीचे आएगा, ये कितना नीचे आएगा, 20 सेंटीमीटर नीचे आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर रेडियस दे रखा है क्वाड्रेंट का। तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से कि बाय एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा m इंटू जी इंटू एच, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, v आपके पास आ जाएगा रूट ऑफ 2gh। ठीक है, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर, तो इसमें पुट कर दो 2 इंटू 10 इंटू ये h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 20/100, दैट इज इक्वल्स टू 1/5। सो ये आ गया 1/5। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सो P की वेलोसिटी जो है जब वो Q से टकराती है तो जस्ट बिफोर कोलिजन दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, कोलिजन के बाद जो Q की वेलोसिटी होगी वो भी कितनी निकल के आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड निकल के आएगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3। चलिए बच्चों, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर कंसिस्ट ऑफ अ वुडन बॉब ऑफ मास 50 grams. A bullet of mass 75 gram is fired towards the stationary bob with a speed v. The bullet emerges out of the bob with a speed v/3 and the bob just completes the vertical circle. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास फिगर, इसके अंदर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आ गई आपके पास बॉब, ये हो गई आपके पास बुलेट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है, राइट, ये बॉब से टकराती है, उसके बाद इस बुलेट की वेलोसिटी हो जाती है v/3 और बॉब जो है वो एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन को अंजाम देता है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मोमेंटम कंजर्वेशन को लगाएंगे, Pi विच विल बी इक्वल्स टू Pf। ओके, और Pi जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर स्मॉल m इंटू वी, दैट इज मोमेंटम ऑफ द बुलेट। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम बुलेट का हो जाएगा दैट विल बी m इंटू v/3 प्लस बॉब की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनली बॉब की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी हो जानी चाहिए, सो दैट शुड बी √5gl।
तभी वो एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर सकता है। तो यहां पर ये हो जाएगा आपके पास कैपिटल M रूट ऑफ 5GL। ठीक है, बस आप वैल्यूज रख दें जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपके पास 75 इंटू 10⁻³ इंटू V। ठीक है, उसके बाद अगेन 75 इंटू 10⁻³ kg इंटू V/3 प्लस 50 इंटू 10⁻³ रूट ऑफ 5 इंटू G इंटू L। सो 5 इंटू 10 इंटू 2। सारी वैल्यूज रख दी है। इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट जो है इसको इस तरफ ले आए, राइट। तो आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन यहां से 75 इंटू 10⁻³ इंटू 2V/3 विच विल बी इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁻³ इंटू ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 10 के बराबर। ठीक है बच्चों, तो अब यहां से V की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आप देखेंगे ध्यान से, ये 50 और ये 75 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा 2 और 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और आपके पास 10⁻³ 10⁻³ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपके पास V की वैल्यू क्या बचेगी, V की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर आपका 10 मीटर पर सेकेंड। सो 10 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव लगा होगा, राइट। तो चलिए इसको हम एक अच्छे कोटेशन के साथ एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में वापस अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या है कोटेशन के अंदर, कीप योर आईज ऑन द स्टार्स एंड योर फीट ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है कि हमेशा अपने एम को हाई रखें, ठीक है, और उसके लिए कड़ी मेहनत कीजिए, ठीक है, ताकि आप उस एम को अचीव कर सके। ठीक है बच्चों, तो अब तक के लिए यहां पर हम विराम लेते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।